हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना आप बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन टू सेल के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, सभी सजीव ऑर्गेनिजम्स कोशिकाओं से बने होते हैं और ये कोशिकाएं अपनी पूर्वोत्तर कोशिकाओं से प्राप्त होती हैं। सेल हमारे जीवन की बेसिक यूनिट है और इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन के द्वारा या विभाजन के द्वारा पूर्ण शरीर का निर्माण होता है। अत्यधिक जटिलता एवं विभिन्नता होते हुए भी सभी जैविक कोशिकाओं को दो समूह में रखा गया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक कम विकसित होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार अपेक्षाकृत यूकैरियोटिक कोशिकाओं से कम होता है और इनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं जैसे कि लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रियोल, ये सभी झिल्ली से आबद्ध नहीं होते, यानी झिल्ली से बंधित नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सभी कोशिकांग झिल्लियों से बंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त डीएनए जो कि हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। या पूर्ण विकसित केंद्रक एक तरीके से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये 80S प्रकार के होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं जिनके आधार पे इनको अलग अलग रखा हुआ है। और जैसे कि आप जानते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गीज आती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न पादपों की और एनिमल्स की जो पूर्ण विकसित हैं उनकी कोशिकाएं इसके अंतर्गत आती हैं। देखिए, शुरुआत में श्लीडन और श्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था। सेल बेसिक यूनिट है किसी भी संरचना की, तो श्लीडन ने ये वर्क प्लांट्स के ऊपर किया था और श्वान ने ये वर्क एनिमल्स पे किया था। सेल्स अपनी पूर्वोत्तर कोशिकाओं से बनकर आती हैं, ये कथन वर्च्यू के द्वारा दिया गया था। बाद में इन सभी मतों को एक साथ करके नई कोशिका मत का प्रतिपादन हुआ, जिसे आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहा जाता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत में ये मत है कि हमारा कोई भी सजीव और जीव है तो वह कोशिका से बना हुआ है और कोशिका हमारी सभी दैहिक क्रियाओं को पूर्ण करने में सक्षम होती है तथा पूर्वोत्तर कोशिकाओं से इन कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन बच्चों, सेल थ्योरी के भी अपवाद हैं जो इस सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत को नहीं मानते हैं। इसको नहीं मानने में सबसे पहला है वायरस। वायरस आप जानते हैं, जब ये किसी सजीव कोशिका के अंदर होता है तो सजीव के भांति कार्य करता है, लेकिन जब ये किसी सजीव कोशिका से बाहर होता है तो सजीवों के भांति कार्य नहीं करता। तो वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है और ये सेल थ्योरी का एक अपवाद भी है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के पास भी अपना स्वयं का आनुवंशिक पदार्थ होता है और ये स्वतः ही विभाजन करके नए माइटोकॉन्ड्रिया अथवा क्लोरोप्लास्ट का निर्माण कर सकते हैं। ये आप अभी आगे जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये ज्ञात होगा आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया स्वतः विभाजन करने की क्षमता रख सकती है। अन्य ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज के कंपैरिजन में इनमें ये विशेषता पाई जाती है। स्केलेटल मसल्स और फंजाई का जो हाइफा होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि बहुकेंद्रकीय होता है। क्यों? यहाँ पर
विभाजन तो होता जाता है, लेकिन कोशिकीय पट्ट का निर्माण या सेल सेप्टम का नहीं होता, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट पाया जाता है। ये सभी अपवाद होने के पश्चात भी आज भी हमारा पूरा जैविक तंत्र कोशिका सिद्धांत पे चल रहा है। क्यों? जहाँ पर भी पूर्ण जीर्ण शीर्ण कोशिकाएं होती हैं वो समय समय पे नष्ट होती रहती हैं और सजीवों में किसी भी प्रक्रिया के द्वारा इनका निस्तारण होता रहता है और नई कोशिकाएं उनके स्थान पर आकर स्थापित हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम ये मानते हैं कि हमारे सजीवों का जो सजीव तंत्र है वो पूर्णतः कोशिका सिद्धांत पर टिका हुआ है। इसके अतिरिक्त जो प्रोटोजोन्स हैं वो भी सेल सिद्धांत का अपवाद ही है, क्योंकि उनके अंदर जो कोशिकांग होते हैं वो पूरे एक तंत्र की तरीके से कार्य करते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे अमीबा को देखिए। अमीबा में जो केंद्रक है वो रिप्रोडक्शन के काम में आता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के काम में आता है, जो उसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, संकुचनशील रक्तदानी है, वो उत्सर्जन के कार्य में आता है, और उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूर्णतः गैसेस के एक्सचेंज के काम में आता है। तो इस तरीके से हम देखें कि जो प्रोटोजोन्स है वो एक कोशिका नहीं है, बल्कि कोशिका का एक संगठन, या हम यूँ कहें कि उसमें जितने भी कोशिकांग हैं वो अंगों का एक तरीके से संगठन बन के कोशिका में उपस्थित होते हैं। वहाँ पे प्रत्येक कोशिकांग अपने आप में एक अंग के रूप में कार्य करता है, जैसे कि आपके पैरामीशियम, अमीबा एवं अन्य एक कोशिकीय ऑर्गेनिजम्स। तो कोशिका सिद्धांत है वो लगभग हमारे सभी सजीव जगत पे लागू है, लेकिन उसके पश्चात भी विभिन्न प्रकार के ये जो मैंने उदाहरण आपको बताए ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका विज्ञान की कई शाखाएं हैं। साइटोजेनेटिक्स, जिसमें हम जेनेटिक्स का, कोशिका के साथ जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर पादपों और प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। सेल फिजियोलॉजी, कोशिका में उपस्थित फिजियोलॉजी के द्वारा विभिन्न कोशिका की सजीवता का अध्ययन होता है। सेल साइटोकेमिस्ट्री, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। साइटोपैथोलॉजी, जिसमें हम कोशिका के अंदर रोगजनक अवस्था का ज्ञान कर सकते हैं। तो कोशिका विज्ञान एक वृहद विज्ञान है और विभिन्न शाखाओं के द्वारा हम उसका अध्ययन करते रहते हैं। धन्यवाद।